विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध क्या है। ठीक है, कल हमने बात की थी कि विद्युत क्षेत्र के कारण जो कार्य आता है, ठीक है, वो किसका आता है, माइनस का, क्योंकि इकाई धनावेश जब अपने काम में लेते हैं तो उस स्थिति के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है और उस पे जो लगने वाले बल की दिशा है वो एक दूसरे पे क्या प्राप्त होती है, विपरीत। ठीक है, इसलिए आज हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध क्या है। तो कल हमने बात की थी कि अगर कहीं पे विभव लिखना है तो विभव लिखते हैं W/Q0। ठीक है, यानी परीक्षण आवेश को जो लेके आ रहे हैं और कार्य W जो किया गया कार्य, ये विभव भी हो सकता है, क्या हो सकता है, विभवांतर। जैसे मैंने लिखा है इसको VA माइनस VB, यानी A और B के मध्य जो विभवांतर उस चीज को दर्शा रहा है। क्या लिख सकता हूँ, कार्य बटे Q0। तो यहाँ पे अगर मैं कार्य लिखूं तो कार्य को मैंने बात की थी, क्या लिख सकता हूँ, F.S, या फिर यहाँ पे लिखेंगे F.DS, या फिर हो सकता है अगर विस्थापन DS नहीं लेकिन क्या काम में ले सकते हैं, F.DR भी, यहाँ पे विस्थापन क्या काम में ले रहा हूँ, DR। तो W को लिख सकता हूँ F.DR। अब अपने को बात करनी है कि ये जो कार्य है, ठीक है, उस कार्य के लिए DR के लिए तो उसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। VA माइनस VB लिखते हैं अपने अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो A कौन से पे, अंतिम पे, प्रारंभिक कौन सा है, B पर। तो इसको लिख सकता हूं अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी यहाँ पे तो आता है प्रारंभिक और ऊपर आता है अंतिम, यानी अपर लिमिट और नीचे वाली लोअर लिमिट। इसलिए मेरे को कार्य के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। अब अगर मैं ये कहूं कि ये कार्य मुझे निकालना है विद्युत क्षेत्र के लिए, किसके लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए, यानी अपने को ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य का मान। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य की अपने बात की थी कि उसमें कार्य किसका आता है, ऋणात्मक आता है। तो अगर मैं बात करूं WE की, यानी विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य, तो किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। ठीक है, तो WE का वैल्यू आ सकता है माइनस का B से A। F को क्या लिख सकते हैं, Q0 गुना E। ठीक है, और डॉट क्या आया, DR। तो यहाँ पे Q0 देखो तो Q0 तो आवेश का मान है जो नियत है, तो वो समाकलन के हिसाब से किधर आ सकता है, बाहर। तो समाकलन में क्या, E डॉट DR, कहीं से B से लेके कहां तक, A तक। तो ये तो आया कार्य। तो अगर मैं विभवांतर की बात करूं तो इसको लिख सकता हूं VA माइनस VB इक्वल्स टू W की जगह क्या आ सकता है, माइनस का Q0 E डॉट DR, और अपोन में क्या आ सकता है, Q0 से Q0 कैंसिल आउट, तो VA माइनस VB अपने लिख सकते हैं माइनस का E डॉट DR। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना। ठीक है, यानी अगर विद्युत क्षेत्र के कारण विभव का मान ज्ञात करें तो विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाले विभव के लिए यहाँ पे जो आगे का चिन्ह है वो किसका आना चाहिए, माइनस का, और इसको लिख सकते हैं E डॉट DR, जिसके आधार पे अपने को अलग अलग डेरिवेशन करने भी, A के कारण मान कितना है B, ठीक है, किसी बिंदु के कारण कितना आता है, किसी द्विध्रुव के कारण कितना। ठीक है, लेकिन अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैं विद्युत क्षेत्र के कारण किया गया कार्य निकाल रहा हूं तो विद्युत क्षेत्र के कारण किए गए कार्य का जो मान है वो आता है VA माइनस VB इक्वल टू माइनस का E डॉट DR। और अगर ये विभव की बात करूं, ये विभवांतर, ये क्या है, विभव है, तो हो सकता है इसको 0 से अनंत लेके जाऊं या फिर अनंत से कहां तक है, 0 तक। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं VA, मैंने मान लिया V सबसे पहले कहां पे था, अनंत पे, तो VB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो माइनस का समाकलन E डॉट DR। और अगर मैं ये भूमि अनंत से कहीं पे लेके आता तब वो सिर्फ क्या बचता, VA का वैल्यू कितना जाता, 0। ठीक है, तो इस आधार पे अपनी बात करें कि विभव आता है या फिर विभवांतर। तो एक चीज तो क्लियर है, VA माइनस VB जो वैल्यू है वो किसके बराबर आता है, माइनस का E डॉट DR। अब अगर अपने बात करें किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विभव की, ठीक है, जैसे मैं अगर लिखूं कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव कितना उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जब भी अपने किसी निकाय की अगर विभव या विभवांतर या स्थिति अलग अलग समूह की बात करें तो उसके अंदर अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा ज्ञात करना है कार्य का मान। ठीक है, और कार्य के लिए अगर विभव पूछे तब तो अपने को ज्ञात करना है कि वो जो आवेश है वो चाहे अनंत से किसी बिंदु
पर है या फिर किसी बिंदु से कहां तक जाए, अनंत। दोनों स्थितियों में अपने को कोई दिक्कत नहीं, मान विभव का निकालना है, ठीक है। और अगर विभवांतर चाहिए तो एक बिंदु से कौन से बिंदु तक है, दूसरे बिंदु तक। तो अगर मेरे को ज्ञात करना है बिंदु आवेश के कारण क्या ज्ञात करना है, विभव। तो मैंने मान लिया बिंदु आवेश है बिंदु ए पर जिसका वैल्यू कितना है, Q है। इसके कारण मेरे को किसी बिंदु P पर, जो बिंदु P है उस पर क्या ज्ञात करना है, विभव, यानी मुझे Vp की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि बिंदु आवेश A पर Q आवेश है जिसके कारण किसी बिंदु P पर मुझे विभव ज्ञात करना है। इसकी दूरी यहां से कितनी है, R है, ठीक है। तो मुझे वैल्यू ज्ञात करनी है किसकी, Vp। तो अगर मैं कहूं विभव, तो विभव का मतलब ये है कि जो दो बिंदु होते हैं अपने A और B, उनमें से कोई सा भी एक बिंदु कहां पे हो, अनंत पे हो। तो अगर मैं ये बात कहूं कि मुझे विभव ज्ञात करना है किस पे, P पे, तो एक तो बिंदु हो गया P, तो विभव के लिए दूसरा बिंदु कहां पे होना चाहिए, अनंत, ठीक है। यानी अगर मेरे को विभव ज्ञात करना है तो P तो ये रहा, एक बिंदु का निर्धारण हो गया, तो दूसरा बिंदु कहां पे मानो, अनंत पे। तो उस अनंत के लिए अगर मुझे विभव ज्ञात करना है तो उसके लिए पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कार्य। तो कार्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कार्य की, तो कार्य के लिए अपने को, जैसे अगर मैं बात करूं बिंदु विभव के लिए, ठीक है, तो मैंने मान लिया कि बिंदु P से आवेश को कहां पे लेके जा रहे हैं, अनंत। गति किससे किस बोल रहा हूं, P से अनंत की ओर, यानी आवेश को P से कहां लेके जाओ, अनंत तक। क्योंकि विभव का मान अगर ज्ञात करना है तो एक बिंदु कहां पे होना आवश्यक है, अनंत पर होना आवश्यक है। इसलिए लिख रहा हूं वो जो बिंदु आवेश, जिस बिंदु P पर अपने को विभव ज्ञात करना है, उस बिंदु P से किसकी ओर गति करेंगे, अनंत की ओर। लेकिन उसको P से अनंत की ओर गति करने के लिए अपने को आवेश क्या चाहिए, Q0। तो मैंने बिंदु P पर एक आवेश मान लिया Q0 जो कि परीक्षण आवेश है, और उस आवेश को बिंदु P से मार्गे गति करवाता जा रहा हूं, ठीक है। और कहां तक लेके जा रहा हूं, अनंत। यानी बिंदु P से ये जो Q आवेश है, Q0 आवेश है, उसका विस्थापन मैं इस तरफ करता जा रहा हूं। तो विस्थापन में R को नहीं लिख सकता, क्या लिखना पड़ेगा, dr, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा E का जो वैल्यू है वो बार बार क्या करेगा, बदलता रहेगा। तो अभी अपने लिखा, अभी मैं बिंदु P से कहां जा रहा हूं, अनंत, ठीक है। तो अगर बिंदु P से मैं अनंत की ओर गति करूं, ठीक है, तो उसके आधार पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो अपने जो V लिखा था वो लिखा था माइनस का E डॉट dr, ठीक है। यानी अगर मैं बिंदु P से अनंत की ओर जा रहा हूं तो मैंने लिख लिया भी अनंत E डॉट dr जो है उसके लिए Vp अपने लिख सकता हूं, ठीक। तो यहाँ पे अपने को एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि E और dr उसकी दिशा क्या है, कि V की लिमिट कैसे लगानी है, कहां से कहां तक इसका समाकलन करना है, उस चीज का निर्धारण अपने को करना है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ये कहूं भी मैंने जो आवेश की गति है वो P से कहां पर किया, अनंत तक। अगर P से मैंने अनंत किया तो प्रारंभ की बिंदु तो कौन है, P, अंतिम बिंदु कौन है, अनंत, ठीक है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि विभवांतर के लिए प्रारंभ की बिंदु P और अंतिम कौन है, अनंत। इसको ये लिख सकता हूँ V अनंत माइनस से Vp, ठीक है, प्रारंभिक माइनस से अंतिम, ठीक है। यानी एक बिंदु से कौन से बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक। तो प्रारंभिक माइनस अंतिम अगर लिखूं तो माइनस का E डॉट dr, ठीक है, कहां से, बिंदु P से कहां तक है, अनंत, ठीक है। तो बिंदु P कितनी दूरी पे है, R, यानी इसका जो समाकलन होना है वो R दूरी से कितनी दूरी तक होना है, अनंत दूरी तक होना है, ठीक है। तो इसके आधार पे अगर मैं किसी अनंत पे बात करूं तो अनंत पे जो समाकलन, अनंत पे विभव का मान कितना माना जाता है, 0। तो यहाँ पे बच गया माइनस का Vp इक्वल टू E डॉट dr, ठीक है। और R से कहां तक है, अनंत, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको देखो तो Vp का निशान चेंज हो गया, आगे बच गया अपने पास E डॉट dr, ठीक है। Vp से बिंदु जो दूरी R है, R से कितनी दूरी तक बात करनी है अपने को, अनंत, ठीक है। तो अगर मैं E और dr के मध्य की बात करूं तो इस बिंदु के कारण ये अगर धनावेश है तो उस बिंदु के कारण E की दिशा उस तरफ ही आएगी, क्योंकि प्लस से हमेशा E की दिशा किस ओर होती है, बाहर की ओर। तो E की दिशा उस ओर, dr की दिशा भी उस ओर, तो कोण कितनी डिग्री, 0। कोण 0 आने का मतलब ये है भी वहां पे जो कोण 0 आने का मतलब ये है भी यहाँ पे जो विभव
दोनों का विस्थापन है, जो बल और विस्थापन की दिशा क्या है, समान। तो कोण जीवाण के लिए मैं ये लिख सकता हूँ r से कहां तक है, अनंत तक e dr cos 0, cos 0 का वैल्यू कितना आएगा 1, तो इसको ये लिख सकता हूँ r से अनंत e dr cos 0 का वैल्यू कितना 1। तो यहाँ पे e का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, किसी भी दूरी r पर e का वैल्यू कितना होता है, e का वैल्यू होता है kq बटे r का स्क्वायर, और गुना में क्या आएगा dr। तो k और q तो आ गए नहीं है, तो k और q को तो समाकलन में जहां से ले आओ बाहर, तो समाकलन में जहां से बाहर लेके आओ तो अपने पास समाकलन बच गया 1 बटे r स्क्वायर, और आगे क्या आया dr। कहां से लेके कहां तक, r से लेके कहां तक है अनंत तक। तो k q, तो इसका समाकलन कैसे कर सकता हूँ, r की घात -2, और आगे क्या लिख सकता हूँ dr, क्योंकि r की घात +2 नीचे तो ऊपर किसका माइनस का, तो इसको लिख सकता हूँ k q r की घात -2 का मतलब r की घात -2 + 1 और बटे -2 + 1, क्योंकि x की घात n का समाकलन क्या लिखते हैं, x की घात n+1 और बटे में n+1, तो r की घात -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1, और आगे क्या आएगा, तो इसका हो गया समाकलन। तो इसका अगर लिमिट रखूं तो कहां से कहां तक, r से लेके कहां तक है अनंत तक, तो इसको लिख सकता हूं k q r की घात -1 और बटे में -1, r से लेके कहां तक है अनंत, तो ये आ गया k q, और वो भी किसका माइनस का, और 1 बटे r से लेके कहां तक है अनंत तक। तो पहले अपर लिमिट रखो इसकी, तो माइनस का k q अपर लिमिट यानी 1 बटे अनंत -1 बटे r, तो 1 के भाग में अनंत मतलब कितना 0, ये बच गया माइनस का k q माइनस का 1 बटे r, तो माइनस माइनस वापस कितना हो गया प्लस, ये क्या बच गया k q बटे r। इसलिए किसी बिंदु P पर जो विभव का वैल्यू है वो कितना प्राप्त होता है k q बटे r, ठीक है। तो अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि किसी बिंदु P पर अगर विभव का मान निकालना है तो उसको ले सकता हूँ k q बटे r। अब इसमें जो q है वो अगर प्लस का है तो किसका रखना है प्लस का, और अगर वो माइनस का है तो किसका रखना है माइनस का। क्यों, क्योंकि जो विभव है, विभव के अंदर बात की थी, विभव कैसी राशि होती है अदिश राशि होती है, और अगर अदिश में अपने कोई माइनस का काम में लें तो वो उसके मान को ही बताता है, और अगर ये राशि होती सदिश, तो सदिश राशि में अगर माइनस काम में ले तो वो किसको बताता है उसकी दिशा, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे q है, तो q अगर प्लस का है तब तो विभव आएगा k q बटे r, और अगर q किसका हो माइनस का हो तो विभव आता है किसका माइनस का, ठीक है। तो वहां पे लिख सकता हूँ k माइनस q बटे r, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें निकाय के विभव की, ठीक है, निकाय के कारण कितना विभव आएगा, यानी आवेशों का कोई निकाय है जिसके कारण अपने को विभव का मान अगर ज्ञात करना है, तो अपने जैसे अध्याय पर ये सिद्धांत की बात की थी, तो उसके अंदर अपने बात की थी कि जो बल है या विद्युत क्षेत्र है उसके कुल का मान सभी का कौन सा योग होता है सदिश योग। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं विभव की, तो विभव सदिश योग नहीं दिखा सकता। क्यों, क्योंकि विभव राशि कैसी है अदिश राशि है। इसलिए अगर मुझे निकाय के कारण विभव की बात करूं तो निकाय के कारण विभव ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे q1 है, q2 है, q3 है, q4 है, अलग अलग आवेश है, तो मेरे को किसी बिंदु P पर किसका मान निकालना है विभव का किसी निकाय के कारण, तो उस निकाय उस बिंदु P पर कुल विभव का मान अलग अलग बिंदुओं के कारण, P पर A के कारण, P पर 2 के कारण, P पर 3 के कारण, P पर 4 के कारण, इस तरह उनका कौन सा योग बीजगणितीय योग, न कि सदिश योग। कौन सा योग करना है बीजगणितीय। बीजगणितीय क्यों करना है, क्योंकि जो विभव है वो कैसी राशि है अदिश राशि, और अदिश राशि का योग होता है बीजगणितीय, और अगर ये होती सदिश राशि तब कौन सा योग होता सदिश योग, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं किसी निकाय के कारण विभव की बात करूं तो निकाय के कारण विभव को लिखा जा सकता है कि किसी एक बिंदु पर कुल विभव का मान उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाले विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी बिंदु P पर जो कुल विभव है वो P पर 1 के कारण, P पर 2 के कारण, P पर 3 के कारण, P पर 4 के कारण, इस तरह सबको आपस में क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, जिसके कारण उसका परिणामी विभव अपने को क्या होगा प्राप्त, ठीक है। तो कल अपने को इस चैप्टर के अंदर मेन इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो बहुत बार पूछा गया है, किसी भी द्विध्रुव के कारण कितना विभव अपने को प्राप्त होगा, उस चीज का मान अपने बात करेंगे। किसी द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाले विभव, ठीक है, जो द्विध्रुव है उसके कारण कितना विभव उत्पन्न होता है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए, बड़े क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके कारण किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर कितना विभव प्राप्त होता है।
तो पहली चीज तो ये, अगर अपने बात करें द्विध्रुव की, तो जब अपने विद्युत क्षेत्र की बात की थी किसी द्विध्रुव के कारण, तो उसके अंदर अपने उसकी दो स्थितियां बात की थी, एक अक्ष और एक निरक्ष। लेकिन यहाँ पे अपनी दो स्थिति बात नहीं करेगी, वहां पे दो अक्ष और निरक्ष की इसलिए बात की क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र था वो कैसी राशि थी, सदिश राशि थी। जबकि अगर मैं यहाँ पे विभव की बात करूं तो विभव एक सदिश राशि नहीं, ठीक है, वो कैसी राशि है कि अदिश राशि है। तो उसके लिए अपने को उसकी कोई स्थिति का निर्धारण करना आवश्यक नहीं है भी किस दिशा में मान निकालो, किस दिशा में नहीं निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव के लिए अपने को उसकी अक्ष और निरक्ष की स्थिति नहीं मानी, ठीक है। दूसरी चीज ये, अगर किसी बिंदु P की अगर अपने को स्थिति दिखानी ही है तो उसके लिए अपने दो प्रकार के निर्देशांक काम में लेते हैं। एक तो होता है आयताकार निर्देशांक जिसके अंदर अपने दिखाते हैं x, y, 2, 3, 4, 5, और एक होती है उसकी ध्रुवीय पद्धति। ध्रुवीय पद्धति के अंदर किसी भी चीज के लिए अपने उसकी स्थिति दिखाते हैं r, थीटा से, ठीक है। जैसे मान लो का ये मूल बिंदु है, वो ये बिंदु P है, एक तो इसके निर्देशांक हो गए x, y, या फिर दूसरा इसको दिखाया जा सकता है कि मूल बिंदु से उसकी दूरी कितनी है r, और ये x के साथ कोण कितना बनाता है। तो दूसरी स्थिति लिखी जा सकती है r, थीटा से। तो P के निर्देशांक अपने दो प्रकार से दिखा सकते हैं, एक को बोलते हैं उसकी आयताकार पद्धति और एक बोलते हैं उसकी ध्रुवीय पद्धति। ध्रुवीय पद्धति का मतलब किसी कोण r, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने को विभव का मान ज्ञात करना है तो विभव के मान के ज्ञात करने के लिए मैंने एक बिंदु P है जिसपे अपने को विभव का मान ज्ञात करेंगे और उसके लिए अपने को ध्रुवीय पद्धति काम में लेंगे, ठीक है। तो मैंने अगर मैं द्विध्रुव के कारण विभव की बात करूं तो सबसे पहला काम क्या मानना है अपने को, द्विध्रुव। तो मैंने एक द्विध्रुव मान लिया AB, ठीक है, जिस पर एक साइड आवेश -q और एक साइड आवेश क्या है, प्लस, ठीक है। और द्विध्रुव की अगर बात करें तो द्विध्रुव के अंदर की दूरी अपने कितनी बात करते हैं, 2a। द्विध्रुव के मध्य दूरी 2a होती है और उसका मध्य बिंदु क्या होता है, O। तो मध्य बिंदु O है, तो ये दूरी कितनी आएगी, a, और ये दूरी भी कितनी, a, ठीक है। अब अपने को कोई बिंदु P लेना है जिसके निर्देशांक में r, थीटा मान रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अक्ष और निरक्ष दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहीं पे भी कोई बिंदु P मान लिया, ये बिंदु P है जिस पर मेरे को विभव का मान ज्ञात करना है। और अपने एक बात ये भी की थी कि द्विध्रुव के अंदर कोई भी दूरी वगैरह मापी जाती है तो हमेशा उसके मध्य बिंदु से मापी जाती है। तो मैंने इसके मध्य बिंदु से ये जो बिंदु P है उसकी दूरी कितनी मान ली, r, जिसपे अपने को विभव का मान क्या करना है, ज्ञात, ठीक है। तो मुझे ज्ञात करना है Vp का वैल्यू। तो अगर मैं ज्ञात करूं Vp का वैल्यू, तो अगर मैं बात करूं निकाय के आधार पर, तो निकाय के लिए जो कुल विभव होता है, कुल विभव उन सब का क्या होता है, बीजगणितीय योग। तो बिंदु P के पास अगर निकाय में देखूं तो निकाय में अपने पास दो आवेश है, एक A और एक B। तो P पर एक, तो P पर विभव किसके कारण आएगा, A के कारण, और एक बिंदु P पर विभव किसके कारण आएगा, B के कारण। यानी अपने पास Vp का वैल्यू होना चाहिए VpA प्लस VpB, ठीक है। दोनों का क्या करना पड़ेगा, योग, ठीक। तो अब अगर मैं बात करूं Vp और VpB की, तो पहले मान निकालो VpA को। तो VpA का अगर बात करूं तो अपने विभव का वैल्यू क्या लिखते हैं, KQ/R। तो मैंने लिख दिया K, लेकिन यहाँ पे A पे जो आवेश है वो कौन सा है, -q। अपने को ये पता है कि जो विभव है वो कैसी राशि है, अदिश। तो अदिश में माइनस का चिन्ह साथ में आएगा, तो ये लिख सकता हूँ KQ/R। तो VpA का वैल्यू आ गया माइनस का KQ/R। इसी तरह अगर मैं VpB की बात करूं तो VpB को क्या लिख सकता हूं, KQ/R। अब ये जो R है वो तो बिंदु O से है, तो अपने अगर A बिंदु से दूरी देखूं तो A बिंदु से दूरी अलग नहीं है। मैंने A बिंदु से दूरी क्या मान ली, R1। तो A के लिए तो क्या आना चाहिए, R1। बिंदु B से दूरी भी R नहीं है, तो इसको मैंने दूरी क्या मान ली, R2। तो ये दूरी क्या आनी चाहिए, R, ठीक है। तो कुल विभव के लिए मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने Vp के लिए मैंने Vp और VpB को जोड़ दिया। तो उसके लिए अगर देखूं तो पहली स्थिति तो बन गई माइनस का KQ/R1 और दूसरा है KQ/R2। तो यहाँ पे अगर देखूं तो KQ कॉमन आ सकता है, ये बच गया माइनस का 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये बच गया एलसीएम आया R1 R2, ये बच गया माइनस का R2 प्लस का
R1, तो ये अपने पास AQ, इसको लिख सकता हूं मैं R1 माइनस R2 और बटे R1 गुणा R2, इसको मैंने समीकरण नंबर मान लिया A। ठीक है, तो अगर मुझे विभव का मान ज्ञात करना है तो मुझे वेक्टर निकालनी पड़ेगी R1 और R2 में, लेकिन किसके रूप में? R के रूप में। ठीक है, तो अगर मैं इस स्थिति के अंदर देखूं तो ये स्थिति जो है बिंदु P की R कोमा क्या थी? थीटा थी। ठीक है, मैंने क्या किया, R1 और R2 अगर मैं देखूं तो अपने को ये पता है कि अगर कहीं पे द्विध्रुव बनता है तो द्विध्रुव के जो दोनों आवेश हैं उनके मध्य की दूरी क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा कम। अपने द्विध्रुव की जो परिभाषा लिखी उसके अंदर ये चीज लिखी भी दो आवेशों का परिमाण तो समान हो और उनकी प्रकृति जो हो विपरीत हो, और उन दोनों को यदि अति अल्प दूरी पे यानी बहुत ही कम दूरी पे रखा जाए तो उस स्थिति के अंदर जो निकाय बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसका द्विध्रुव बोलते हैं। तो उस द्विध्रुव के अंदर ये जो 2a है वो दूरी बहुत ही क्या होगी? कम। तो 2a अगर बहुत कम है तो a तो उसका भी आता है। ठीक है, यानी a उससे भी ज्यादा क्या होना चाहिए? कम। तो मैंने काम किया भाई R1 और R के मध्य संबंध बनाने के लिए मैंने इस R को थोड़ा आगे बढ़ाया। R को थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद ये जो AP है उससे मैंने एक लंब डाल दिया। कौन सी भुजा पे? ये जो OP है उस पे मैंने एक लंब डाला। कितने डिग्री कोण? 90 डिग्री। इसी तरह जो P है उससे भी मैंने P से एक लंब डाला। कौन सी पे? PO से लंब डाल दिया मैंने ऐसे। ये भी कितने डिग्री? 90। मैंने इस बिंदु को अलग-अलग नाम दे दिया, जैसे ये बिंदु नाम दे दिया R और ये बिंदु नाम दे दिया S। ठीक है, तो मैंने एक काम किया, मैंने AR परपेंडिकुलर लंब डाला किस पे? PR पे, यानी इस भुजा पे इसको एक लंब डाला और इसी तरह इस भुजा पे दूसरा मैंने लंब डाला है BS परपेंडिकुलर किसके? OP। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डालने के बाद अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाला ये भुजा तो A है, ये कोण थीटा, तो ये भी क्या आएगा? थीटा आएगा। ठीक है, क्योंकि कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर मैं इस स्थिति के अंदर बात करूं तो ये जो R1 है, अपने एक बात ये भी द्विध्रुव के लिए जो 2a दूरी है वो क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। 2a कम होने का मतलब a उससे भी ज्यादा कम। और A1 अगर मैं देखूं तो अगर मैं बात करूं त्रिभुज ARO में, इस वाले त्रिभुज में अगर मैं बात करूं ARO में, तो ARO में ये जो A है वो उसका कर्ण है और R1 और जो R है ये रेखा और जो ये वाली रेखा है, इनके मध्य की अगर दूरी देखूं तो इनके मध्य की दूरी ये होनी चाहिए, क्योंकि दो रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा लंबवत मापी जाती है। तो अगर मैं AP और RT के मध्य की दूरी की बात करूं तो वो दर्शा रहा है AR। और अगर मैं इस त्रिभुज के अंदर जाऊं तो A तो उसका कर्ण है और जो AR है वो उसका या तो लंब हो सकता है या फिर आधार। और इस त्रिभुज के आधार पे देखो तो ये कोण थीटा, ये क्या उसका लंब है, तो यानी इस त्रिभुज का लंब इन दोनों के मध्य की दूरी को दर्शा रहा है। तो द्विध्रुव के अंदर 2a बहुत ही कम और a उससे भी ज्यादा कम, तो ये AR है वो a से भी क्या आएगा? कम आएगा, क्योंकि उस त्रिभुज का ये लंब है और a है उस त्रिभुज का क्या है? कर्ण है। तो इस स्थिति के अंदर मैं ये देख सकता हूं भी AP व PR, जो AP है और जो PR है उनके मध्य की दूरी क्या है? अति अल्प है, बहुत ही कम है। और अपने एक बात की थी पहले चैप्टर के अंदर, एक न्यूमेरिकल किया था दो डोरी की रस्सियों वाला, उनके मध्य की दूरी लंबाई 40 सेंटीमीटर थी, लेकिन उनके मध्य की दूरी कितने सेंटीमीटर बात कर रहे थे? 4 सेंटीमीटर, जो कि 40 के कंपेरिजन में कम थी, जिसके आधार पे अपने ये कहा था भी उसके मध्य का जो कोण है वो क्या बनेगा? बहुत ही कम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये अगर दूरी बहुत ही कम है तो ये दूरी बहुत कम होने का मतलब ये कोण बहुत ही कम होना चाहिए, और अगर ये दूरी बहुत ही कम है तो दोनों भुजाओं को क्या रख सकता हूं मैं? बराबर। जैसे मान लो ये है, ठीक है, जैसे ये PR है और ये है, ये जैसे AP है और ये क्या है? PR। तो इन दोनों को अगर ऐसे रखा मैंने, ठीक है, तो इन दोनों की दूरी हो सकती है अलग अलग, लेकिन अगर मैं ये कहूं भी इनके मध्य की दूरी बहुत ही कम है, अगर इनके मध्य की दूरी क्या बहुत ही कम हो तो इन दोनों रेखाओं की जो लंबाई वो क्या मानी जा सकती है? बराबर। तो दूरी कम होने के कारण अत्यल्प है, अत्यल्प दूरी है, जिसके कारण मैं ये बोल सकता हूं कि जो AP है वो बराबर होगी किसके? PR के।
एपी किसके बराबर होगी, पी आर। तो एपी है वो वैल्यू क्या है, R1। और अगर मैं पी आर की बात करूं तो पी आर को मैं ये लिख सकता हूं ओपी और प्लस में ओ आर। पी आर को ये लिख सकता हूं ओपी और प्लस में ओ आर, यानी इतना भाग प्लस इतना भाग। तो ओपी का वैल्यू अपने को पता है क्या है, आर है। तो आर में ये लिख सकता हूं मैं आर प्लस ओ आर। अब मेरे को ओ आर बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं ओ आर देखूं तो ओ आर त्रिभुज ए आर ओ का क्या है, आधार है। ठीक है, तो अगर आधार देखो तो मुझे पता क्या इसकी कर्ण पता है जो ए है, तो आधार और कर्ण लिखूं तो किसमें लिख सकता हूं, कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा अगर देखो तो कोस थीटा लिखते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार तो क्या है ओ आर और कर्ण किसके बराबर है, ए के। तो ओ आर का वैल्यू क्या आया, ए कोस थीटा। तो इसका वैल्यू रखो तो R1 का वैल्यू अपने पास क्या आया, R प्लस ए कोस थीटा। ये समीकरण में क्या मान लो 2। इसी तरह वैल्यू अगर मैं R2 की निकालूं तो ये कर्ण है तो ये वापस उसका लंब है। तो ये दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कम। तो बहुत ज्यादा कम होने का मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, जो पी एस है, पी से लेके एस तक बराबर होना चाहिए पी किसके, बी के। जो पी एस है वो किसके बराबर हो, पी के, पी के। क्योंकि ये दूरी है वो क्या रहेगी, बहुत ही ज्यादा कम। तो पी एस को मैं ये लिख सकता हूँ पी ओ माइनस ओ एस। पीएस को ये लिख सकता हूँ पूरे में से अगर इतना घटा दूं तो इतना ही तो बचेगा। तो पीएस के लिए मैंने लिखा पीओ माइनस ओ एस बराबर किसके, पीबी। पीबी की दूरी कितनी है, R2। तो R2 के लिए मैं पीओ किसके माइनस, R माइनस क्या आ सकता है, ओएस। अब बात हो ओएस की। अगर मैं ओएस की बात करूं तो ओएस वापस इस त्रिभुज का हिस्सा है, त्रिभुज ओबीएस का। तो अगर ओबीएस में बात करूं तो जो ओएस है वो वापस आधार है। और अपने को पता क्या है कर्ण, तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा, कोस थीटा। कोस थीटा क्या सकता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, ओएस और बटे कर्ण क्या होना है, ए। तो अगर ओएस की बात करूं तो ओएस आ सकता है ए कोस थीटा। तो वैल्यू कर दो तो R2 का वैल्यू क्या आया, R माइनस ए कोस थीटा। ये समीकरण नंबर क्या मान लो 3। तो अपने R1 और R2 का वैल्यू तो किससे में, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में R1 और R2 का अगर मैं वैल्यू रखूं तो उसको लिख सकते हैं अपने, जो समीकरण 1 है वो अपने पास के क्यू R1 माइनस R2 और बटे R1 है R2। और इसके अंदर मुझे वैल्यू रखनी है R1 और R2 की। तो यहाँ पे के क्यू अगर R1 की वैल्यू देखो तो R1 की वैल्यू अपने पास R प्लस ए कोस थीटा माइनस R2 की वैल्यू क्या है, R माइनस ए कोस थीटा। और बटे में क्या आएगा, R प्लस ए कोस थीटा। और गुणा में क्या आएगा, R माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि अपने को इन दोनों की वैल्यू अगर रखूं तो एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये बचेगा के क्यू R प्लस ए कोस थीटा माइनस R हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया ए कोस थीटा। और अपॉन में अगर देखूं तो a प्लस बी और a माइनस बी है, क्या a स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर। तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर है थीटा। तो r से r कैंसिल आउट, ये बच गया के क्यू 2a कोस थीटा और बटे में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाले को अपन ये लिख सकते हैं के 2a क्यू और आगे क्या आया कोस थीटा और बटे में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। 2a ये रहा, 2 ये रहा, 2a क्यू। 2a क्या है, उन दोनों के मध्य की दूरी, और q क्या है, आवेश का। तो दोनों के मध्य की दूरी और आवेश का परिमाण किसको दर्शाता है, p को। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ के पी कोस थीटा और बटे में क्या आएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं द्विध्रुव की कंडीशन लगाऊं तो द्विध्रुव के लिए उन दोनों के मध्य की दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कम। तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ द्विध्रुव के लिए r बहुत बड़ा होना चाहिए, किससे, a से। तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा उसको सिर्फ किसके बराबर लिखा जा सकता है, r स्क्वायर के, क्योंकि इसके कंपेरेटिव में ये नगण्य है। यहाँ पे जो v निकालूं तो vp अपने पास आ सकता है a p कोस थीटा बटे r स्क्वायर। तो ये अपने को विभव का वैल्यू जानना है। ठीक है, यानी किसी भी द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला जो विभव है उसका वैल्यू कितना प्राप्त होता है।